विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इतिहास कक्षा 12 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरे भाग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आप स्वयं भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने महाभारत का परिचय प्राप्त किया था। क्योंकि इस अध्याय में सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है और उसका संदर्भ महाभारत काल लिया गया है। उसमें हमने बंधुता एवं विवाह के ऊपर अध्ययन किया, विवाह के प्रकारों पर अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता है गोत्र। गोत्र आखिर आया कहाँ से? गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो आइए विद्यार्थियों, गोत्र शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। भारत में हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। गोत्र मुख्य रूप से किसी प्राचीन ऋषि के नाम के ऊपर आधारित होता है। यह एक ब्राह्मणी पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुई थी। उससे पहले गोत्र व्यवस्था नहीं थी। यह ब्राह्मण लोगों ने यह व्यवस्था प्रारंभ की ताकि समाज में एकीकरण बना रहे, पहचान बनी रहे। इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र जो होता है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता है। जिस ऋषि के नाम के आधार पर गोत्र का चयन किया जाता है, व्यक्तियों को उस ऋषि का वंशज माना जाता है। अब इस गोत्र का आखिर हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, क्या नियम है? गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमें हमारी सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देते हैं। पहला, कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना होता है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस भी स्त्री का विवाह होगा वह अपने पति का गोत्र अपना लेगी और पिता का गोत्र छोड़ देगी। ये इस गोत्र व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा, एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज में ये व्यवस्था होती है कि गोत्र विशेष के व्यक्ति उसी गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं। ये 2 प्रकार के इस गोत्र व्यवस्था के नियम हैं। तो क्या विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में इस नियम को अपनाया गया? क्या ये दोनों नियम प्रचलित रहे? आइए हम इस पर अध्ययन करते हैं कि क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे। यहाँ हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में प्राचीन भारत में गोत्र व्यवस्था के नियमों को अक्षरश पालन किया जाता था या नहीं किया जाता था। सातवाहन राजाओं का शासन पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर था। हम यहाँ पर उदाहरण सातवाहन राजाओं का ले रहे हैं। आप यहाँ मानचित्र पर देख सकते हैं कि सातवाहन राजाओं का शासन पश्चिमी और मध्य भारत में रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में सातवाहन राजाओं का शासन रहा है। सातवाहन शासकों के अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने यह साबित किया कि यह जो शासक थे वो ब्राह्मणीय गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। ये पहला उदाहरण है। किस प्रकार देखिए कि कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी व्यवस्था को मानते थे। ब्राह्मणी व्यवस्था में एक पत्नी व्यवस्था थी, जबकि कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी व्यवस्था को मानते थे। इससे यह साबित होता है कि वो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध थे। ब्राह्मणी व्यवस्था में एक पत्नी व्यवस्था है, जबकि सातवाहन राजा बहुपत्नी व्यवस्था को मानते थे। इन शासकों की जो पत्नियां थीं वह विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाए रखती थी, पति का गोत्र स्वीकार नहीं करती थी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है? इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन समय में गोत्रीय व्यवस्था का संपूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता था। जब इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो यह ज्ञात हुआ कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भव थे, जो कि उनके पिता के गोत्र थे। इससे यह ज्ञात होता है कि विवाह के बाद भी रानियों ने अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया था, पिता का गोत्र ही स्वीकार किया हुआ था। विद्यार्थियों, हमने 2 नियमों की बात की थी। पहला जो नियम था कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना था, तो यह नियम अक्षरश पालन नहीं किया जाता था। यह हमने सातवाहनों के उदाहरण से समझ लिया है। साथियों,
अब हम दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह किए जाते थे या नहीं किए जाते थे। अभी हम उदाहरण ले रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी जो कि बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ थी। सातवाहन रानियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि रानियां एक ही गोत्र थी, एक राजा के एक से अधिक रानियां थी और वो एक ही गोत्र से थी। इससे तात्पर्य हुआ कि एक ही गोत्र के विवाह भी हो रहे थे। हमने पढ़ा है कि बहिर्विवाह पद्धति में गोत्र के बाहर विवाह हुआ करते थे, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते थे। जबकि कुछ रानियां जो थी वो एक ही गोत्र से थी। दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई थी। इसके तहत बंधुओं में विवाह हो सकते थे। हमने कुछ इस प्रकार के उदाहरण भी इतिहासकारों ने प्राप्त किए हैं दक्षिण भारत में, जिसमें एक ही गोत्र के अंतर्गत भी विवाह हो रहे थे। इससे ज्ञात होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में विभिन्नताएं थी। समस्त भारत में एक प्रकार से नियम नहीं थे। कहीं पर अंतर्विवाह पद्धति थी तो कहीं पर बहिर्विवाह पद्धति थी। कहीं पर एक ही गोत्र में विवाह हो रहे थे और कहीं पर गोत्र के बाहर विवाह हो रहे थे। ब्राह्मण व्यवस्था के तहत गोत्र में विवाह वर्जित था, गोत्र के बाहर ही विवाह किए जाते थे। अब हम अध्ययन करेंगे कि माताओं का महत्व किस प्रकार का था। इस समय समाज में माताओं की क्या स्थिति थी। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। पिता से पुत्र को संपत्ति, उसके बाद प्रपौत्र को संपत्ति, और परिवार में पुरुष का ही वर्चस्व था। लेकिन हम यहाँ पर सातवाहन राजाओं का उदाहरण देखते हैं तो उनके जो नाम हैं वो उनकी माताओं के नाम के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। इससे ये तथ्य पता चलता है कि सातवाहन शासकों में माताओं का महत्व था, उनको सम्मान दिया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन सातवाहन शासकों में उत्तराधिकार पितृवंशी की था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यद्यपि माताओं का नाम जोड़ा जाता था, उनको महत्व दिया जाता था, लेकिन जब सत्ता हस्तांतरण की बात होती थी, संपत्ति हस्तांतरण की बात होती थी, तो वहाँ पितृवंशिक व्यवस्था ही थी, पिता को ही महत्व दिया जाता था। यहाँ हम एक उदाहरण भी देखते हैं। अभी हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सातवाहन शासक किस प्रकार माताओं के नाम को महत्व देते थे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ आपको आपकी पुस्तक से एक उद्धरण दिया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम हैं। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हम कुछ सातवाहन शासकों के नाम देख रहे हैं और इनके नामों में इनकी माताओं का नाम जुड़ा हुआ है जो कि स्त्रीवाची शब्द से हमें पता चलता है। देखिए, हम इन शब्दों का अध्ययन करते हैं। राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र सामी सिरी पुलुयामी, राजा गौतमी पुत्र सामी सिरी यन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र सत्तरपन सातकर्णी और राजा हरिति पुत्र विनहु कद चतुकुलानंद सातकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमें जो भी राजाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं वे सभी नाम स्त्रीवाची नाम हैं और इन नामों में महिलाओं के नाम जुड़े हुए हैं, उनकी माताओं के नाम जुड़े हुए हैं। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सातवाहन जो शासक थे उनके जीवन में माताओं का नाम को महत्व दिया गया था और उनका अधिक सम्मान भी किया जाता था। यद्यपि उनका महत्व था, किंतु जब संपत्ति हस्तांतरण की बात होती थी तो वहाँ पर पितृवंशिकता प्रणाली को ही मान्यता दी गई थी। आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम समाज में जो भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। किस प्रकार की विषमताएं थी। समाज में वर्ण व्यवस्था थी,
धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों ने इसे एक देवी व्यवस्था कहा है। आप बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ब्राह्मणों ने समाज की जो व्यवस्था दी थी उसे देवी व्यवस्था कहा है। देवी से मतलब देवताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था। यहाँ पर एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब समाज में किसी तथ्य को पूर्ण रूप से सहर्ष रूप से स्वीकार अगर कराया जाए तो वहाँ पर हम देवी व्यवस्था का अलंकरण कर देते हैं, देवी व्यवस्था को जोड़ देते हैं। उससे सामान्य रूप से व्यक्ति उन बातों को मान लेता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार हम ये जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद के भी पुरुष सूक्त के अनुसार, पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है कि चारों वर्ण आदि पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। समाज के 4 वर्ण बताया गया। आगे अभी हम देखेंगे कौन कौन से वर्ण हैं। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया और ऐसा कहा गया कि ये चारों जो वर्ण हैं वह आदि पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। आदि पुरुष से तात्पर्य देवता से है, देव व्यक्तियों से है। तो ये कहा गया है कि समाज के जो चारों वर्ण हैं वह आदि पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। अब इसके पुनः व्याख्या भी कर रखी है कि किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। कि चारों वर्णों में से पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, वह कौन है? ब्राह्मण उनका मुंह था। आदि पुरुष का ब्राह्मण क्या था? मुंह था। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ और आदि पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय बना है। वैश्य, वैश्य उनकी जंघा थी। आदि पुरुष की जंघा वैश्य को कहा गया है। आदि पुरुष के पेड़ से शूद्र की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना गया है, ऐसा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार समाज के 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था है ब्राह्मणी व्यवस्था थी और इनके अनुसार जो चारों व्यक्ति हैं वो आदि पुरुष से उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है। और चारों व्यक्तियों की अभी हमने पहचान भी देख ली कि ब्राह्मण आदि पुरुष के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय आदि पुरुष के हाथों से उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य है वो आदि पुरुष की जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, शूद्र है जो आदि पुरुष के पैर से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा तैयार की गई 4 वर्णीय व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा ही आगे बढ़ाई गई। ब्राह्मण शासकों को ये उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था को नियमों का पालन राजा राज्यों से करवाए, कि ये जो 4 वर्णीय व्यवस्था है उसका पालन राजा राज्यों से करवाए, जनता से करवाए। ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वह जन्म पर आधारित है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार ब्राह्मणी व्यवस्था में यह तय किया गया कि व्यक्ति की जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म आधारित है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। क्षत्रिय राजा ही बनेगा क्योंकि वह क्षत्रिय परिवार में जन्म ले रहा है। इस प्रकार जन्म आधारित व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हमारे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या सदैव क्षत्रिय ही इतिहास में राजा हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम अभी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में राजा जो क्षत्रिय लोग थे वही बने हैं, क्या दूसरे समाज के लोग या दूसरे वर्ण के लोग राजा नहीं बने हैं? आइए विद्यार्थियों देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। अभी हमने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार बात की थी कि आदि पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, यानी कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा बने। कुछ उदाहरण यहाँ पर हम ले रहे हैं। मौर्यों के बाद में शुंग और कर्ण वंश का शासन रहा। शुंग और कर्ण जो थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने। इसके अतिरिक्त और उदाहरण, शक शासक जो है वो मध्य एशिया से आए थे और वो बर्बर थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो क्रूर प्रकृति के लोग थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आकर शासक बने। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो कि ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक जो हैं वो ब्राह्मण थे, फिर भी शासक बने। इन उदाहरणों से ये तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि शासक बनने के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय होना आवश्यक है, लेकिन इतिहास में हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि जो क्षत्रिय नहीं हैं वह भी शासक बने हैं। यह सातवाहन जो शासक हैं वह स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को हनन करने वाला कहते हैं। ये कोई तथ्य है।
जो सातवाहन शासक ब्राह्मण तो थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्षत्रियों का हनन करने वाला कहा है। आगे और बढ़ते हैं। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं, जबकि ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकता है। ये विरोधाभास है। यह 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। अभी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण कहते हैं शासकों को कि आप 4 वर्णीय व्यवस्था को बनाए रखिए। यही हम देखते हैं कि ब्राह्मण ही इस 4 वर्णीय व्यवस्था को तोड़ भी रहे हैं। जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय का काम भी कर रहे हैं, शासक भी बन रहे हैं। तो ये 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति का भी प्रयोग करते थे। एक तरफ तो कहते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो, लेकिन अवसर आने पर वह शासक भी बनते हैं, और सातवाहन जब शासक थे उन्होंने एक ही गोत्र में विवाह भी किए हैं, अंतर्विवाह भी का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार यह साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है और जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग करने में सक्षम है, वह व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था, वह शासक बन सकता था। तो इससे यह तात्पर्य हुआ कि राजा बनने के लिए सिर्फ क्षत्रिय होना ही आवश्यक नहीं था। वह व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से सक्षम है, संसाधन जुटा सकता है, जनता पर शासन कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या किसी और वर्ण से हो, वह शासक बन सकता था। विद्यार्थियों, आज हमने इन तथ्यों का अध्ययन किया है और समझने का प्रयास किया है कि महाभारत कालीन समाज में किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार वर्ण व्यवस्था का उत्पन्न हुआ, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ी और किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, पुनः इस पाठ के अगले भाग में हम शीघ्र मिलेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।